स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए आज फिर से आपके सामने क्लास है। क्लास नंबर है 5। इसके पहले आप लोगों ने 1 to 4 क्लासेस जरूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में क्लासेस का पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कहते हैं तो दोबारा से मैं ओपन करके भी दिखा दूंगा। सिंपल है, यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए, जैसे ही आप चैनल मिलता है चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, इस तरह से कई ऑप्शंस रहते हैं। या फिर वीडियो के नीचे भी रहता है ऑप्शन, या फिर आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे सभी वीडियोज होती हैं, कोई मिस नहीं होंगी आपसे। तो ठीक है, ये 2-3 ऑप्शन है। पिछला इसलिए देखना है क्योंकि आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, बेसिक इंग्लिश स्किल का कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक इंग्लिश स्किल। और इसका हम पार्ट 2 इसलिए लिखें क्योंकि इस वाले जो लेसन है इसमें 100 क्वेश्चन थे, और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लगभग 1 घंटे प्लस की क्लास थी और उसमें 50 क्वेश्चन हमने कवर किया था, 50 रह गए थे। तो आज हम उसको करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट 2 लिख दिया है। यानी आज 51 to 100 करेंगे और आज फिर लगभग 1 घंटे लगने वाले। तो ये क्लासेस तभी आप देखें जब आपके पास समय हो, नहीं तो आधा अधूरा देखेंगे तो कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। और ये वेबसाइट है, जैसे जैसे क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती है, रिलेटेड पीडीएफ भी आपको सीरियल वाइज वहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश ऑर्गेनाइज वे में सिंप्लीफाई करके हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक कौन सा है, इसके पहले 12 मॉड्यूल है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट ईयर में 12 मॉड्यूल है, तो हम लोग इसके पहले ये दोनों मॉड्यूल क्लास नंबर 1 में कर चुके हैं। ठीक है, क्लास नंबर 2 में ये दूसरा मॉड्यूल, ये तीसरा वाला, 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल है। तीसरा मॉड्यूल क्लास 2 में कर लिए, पहले क्लास में ये दोनों कर लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल में 50 क्वेश्चन थे, तो हमने एक ही क्लास में इसको कवर कर लिया था। बेसिक इंग्लिश को हम 2 क्लास में कर रहे हैं, 4 और 5, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, और आज की क्लास के बाद नेक्स्ट आपको जो क्लास मिलेगी वो डिजिटल स्किल की मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग सभी मॉड्यूल्स कवर कर लेंगे और बहुत ही आसानी से सिंपल भाषा में हम और आप साथ मिलकर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बहुत आसान सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। बस इसमें एक कंडीशन है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसको 2 बार पढ़िए, मेरे तरफ से आपके लिए सजेशन है। और इंग्लिश वाले शब्दों को पढ़ने और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन में मिस्टेक होती है और एग्जामिनेशन में भी ट्रांसलेशन मिस्टेक देखने को मिलता है। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम क्वेश्चन अगर समझ गए तो आंसर आप 80-90% आंसर स्वयं दे सकते हैं, बिना किसी के पढ़े पढ़ाए भी, क्योंकि बहुत बेसिक होता है ये सब्जेक्ट, है ना। मॉड्यूल बेसिक इंग्लिश पार्ट 2, 51 नंबर क्वेश्चन। पीपल कैन हियर द इमोशन एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी, उसके आगे आपको बताना ब्लैंक है। कह रहे हैं कि लोग हमारा इमोशन और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसा है ये जान सकते हैं। कब जान सकते हैं ये हमें बताना है। जैसे मैं गुस्से में बोल रहा हूं कि प्यार से बोल रहा हूं, ठीक है, फीलिंग है ना, मेरी फीलिंग क्या है, मैं किस फीलिंग के साथ आपसे बात कर रहा हूं, इसको कैसे कोई जान सकता है। मेरे चेहरे की बनावट से भी पता चल जाएगा। अगर मैं गुस्से में बहुत हूं तो हो सकता हो मेरी आंखें ज्यादा खुली हो या चेहरा लाल हो गया हो, है ना। स्ट्रक्चर बदल जाता है, प्यार गुस्सा दोनों एक दूसरे पता चल जाता है कौन कैसे बात कर रहा है। तो बात करते समय देखिए मैंने बोल दिया, कैसे पता चलेगा, जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो, बात कर रहा हो, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि वो उसका इमोशन क्या है, वो किस तरह से गुस्से में है, प्यार से बोल रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर कह रहा था कि जब हम करते हैं, क्या करते हैं, तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव को देख सकते हैं। कब? जब हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना जो है सही हो जाएगा 51 का। ये हमें आपको पता है कि कोई भी हमारी फीलिंग, हमारे चेहरे की बनावट या हमारी आवाज को सुन के ही तो समझ पाएगा कि हमारी जो फीलिंग है क्या है, हम गुस्से में हैं कि नॉर्मल है, पॉजिटिव निगेटिव, सारी चीजें हमारे चेहरे की बनावट, बोलने के तरीके से पता चलती रहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैंक है, पहला ही स्पेस यानी फिल इन द ब्लैंक से आपको इसका जगह फिल करना है। और कह रहा है कॉन्टेक्ट विद पीपल। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉन्टेक्ट विद पीपल, with the people we are speaking help us to communicate confidently। ठीक है, यहां पर कह रहा है contact with the people we are speaking help us to communicate confidently। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, contact with people, लोगों से जब हम मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के दौरान हमारा कॉन्फिडेंस कैसे पता चलेगा, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे दिखेगा। जनरली आपसे बोला जाता है कि इंटरव्यू के दौरान जब भी आप बातचीत करो, आंख से आंख मिलाकर बात करो, जिससे सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ ये बच्चा कॉन्फिडेंट है। तो यहां पर भी यही चीज है, क्या हो जाएगा, आई, जब हम लोगों से बात कर रहे हो तो उनके साथ संपर्क
ठीक है, संपर्क बनाकर रखना। क्या संपर्क? आंख से आंख का संपर्क बनाकर रखना है। तो इससे ही पता चलेगा कि हम क्या हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हमारा आत्मविश्वास तभी पता चलेगा या झलकेगा या दिखेगा। ठीक है, 52 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इंग्लिश का। क्या कह रहा है, इमोशंस। हालांकि एक चीज और मैं बता दूं कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी में आ रहे हैं तो 25 में 12 अलग अलग चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर से 1 2, किसी से 3, किसी से 1 2, इस तरह से मिक्स क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसे में 1 से 2 या 3 जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पर्टिकुलर इंग्लिश वाले से बनेंगे तो संभावना रहेगी कि वो क्वेश्चंस इंग्लिश में ही रहे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे जैसे यहाँ लिखा है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर मैंने हिंदी आपको समझने के लिए कर दिया है, लेकिन कोशिश करिए आप इंग्लिश ही पढ़ें, क्योंकि संभावना है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट इंग्लिश में ही होगा ना। तो एग्जैक्टली यही बात है यहाँ पर। इमोशन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू, जो आपके इमोशंस हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऊंचाई से कर सकते हैं, वजन से कर सकते हैं, परिस्थिति से, या आवाज से। हमारे आवाज से पता चल जाएगा कि जो हमारे अंदर जो भावना है, किस भावना के साथ हम किसी के साथ बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसे आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो या गुस्सा से बात कर रहे हो या बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? आपकी आवाज से पता चल जाएगा सामने वाले को, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सुधा बोल रही है, सुधा क्या, सुधा सेड आई, देखिए सुधा बोल रही है, क्या बोल रही है, यहां से इन्होंने पैक कर दिया आगे। आई फील दैट दीज लाइट आर टू ब्राइट, मुझे लग रहा है कि ये जो लाइट है वो ज्यादा चमकदार है। सुधा सिर्फ ऐसे नहीं कह रही है यार बहुत चमकदार लाइट है, तरीका भी नहीं है। जैसे आप किसी चीज का विरोध व्यक्त कराना चाहते हैं, क्यों, हो सकता हो कि आपको लाल कलर पसंद ना हो, ठीक है, आपके साथ वाले को पसंद हो, तो आप ये कह सकते हैं कि कलर जो है थोड़ा सा ज्यादा डार्क लग रहा है मुझे। ये नहीं कहना कि कलर डार्क है, आपको क्या बोलना होगा, मुझे ये कलर थोड़ा डार्क लग रहा है। आपको अपनी ओपिनियन देना है, जबरदस्ती नहीं करना, नहीं ये तो बेकार कलर है, बहुत डार्क है ना, क्योंकि दूसरे को पसंद भी तो हो सकता है। तो ये बात है यहाँ पर। तो कह रहे हैं, सुधा कह रही है मुझे लगता है कि ये लाइटें बहुत तेज हैं, तो वो संचार कर रही है, यानी वो एक कम्युनिकेशन कर रही है। कौन सा वाला कम्युनिकेशन कर रही है? क्या वो क्वेश्चन पूछ रही है? किसी से पूछ तो रही नहीं है कि लाइट कैसी है। क्या वो किसी चीज का उत्तर दे रही है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछा गया है, मुहावरा है नहीं। वो अपनी एक ओपिनियन दे रही है, अपनी राय व्यक्त कर रही है। वो बता रही है कि मेरे हिसाब से ये जो लाइट है थोड़ा ज्यादा चमत्कार है चमकदार है। ठीक है, तो एक तरह से वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, वो अपनी राय दे रही हैं। आंसर इसलिए आपका डी सही हो जाएगा कि ओपिनियन फ्रेज का कम्युनिकेशन। ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? ओपिनियन फ्रेज का कम्युनिकेशन है। ठीक है, हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट ही प्रीफर्स टीचर जॉन इज बेटर देन जैक। ठीक है, टॉम है, ये पढ़ाई करते हैं, अब दूसरों को बताना है, इनको बताना है कि जो जॉन है वो जैक, दो टीचर हैं, दो टीचर लोगों के नाम बड़ा स्टाइलिश है ना टीचर हैं दोनों लोग। तो अब टॉम क्या है, टॉम को दूसरे लोगों को बताना है, अपने सहपाठी, अपने मित्र या परिवार में किसी को बताना है कि जो जॉन टीचर हैं वो जैक टीचर से अच्छे हैं। तो एक तरीका तो ये होता है, कह देंगे यार जैक बेकार है, तो ऐसे बोलेंगे थोड़ा गलत हो जाएगा। तो यहां पर इनको अपनी एक तरह से क्या देना पड़ेगा, ओपिनियन देना पड़ेगा। तो ये भी जब अपना सेंटेंस शुरू करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, देखिए आप लिखा हुआ है कि टीचर जॉन इज अ बेटर टीचर देन जैक। क्या बोलेंगे, जॉन इज अ बेटर टीचर देन जैक, लेकिन उसके आगे दो शब्द इनको लगाना होगा। यहां पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यही इनको फिल करना है, भरना है। तो उसके आगे क्या लगाएंगे, उसके आगे इन्हें लगाना होगा कि इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से जॉन सर जैक सर से अच्छे हैं। इनको ऐसे बोलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को जैक अच्छे लगते हो। सबकी अपनी राय है, सबके अपने विचार है, सबकी अपनी पसंद है। इसीलिए आप जब भी किसी चीज का विरोध करते हैं या आपको जो पसंद नहीं है, तो आप उसमें यह बोलिए कि मेरे ख्याल से ये चीज से बेहतर ये चीज है ना। तो ध्यान रखिए, आपको हमेशा अपने सेंटेंस के आगे क्या इस्तेमाल करना है, इन माई ओपिनियन, मेरे राय में, या इसको आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा, मेरे ख्याल से उनसे बेहतर ये हैं। ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या जोड़ेंगे, इन माई ओपिनियन। तो यहां से फिर से 55 का आंसर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे टीचर को ना तो ऑर्डर देंगे, ना सहमत, और इस सब का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ
प्रभावी संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है कि मैं अपनी बात आप तक कह रहा हूं, आप अपनी बात मेरे तक कह रहे हैं। ठीक है, कैसे तरीका है? मैं वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी क्लासेस कैसी लगी। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं, हर वीडियो में बोलने से नहीं थकता, और उतने ही प्यार से हर कमेंट, हर वीडियो पर आप कमेंट करने में नहीं थकते हैं। तो एक हमारी और आपकी ये बॉन्डिंग दर्शाता है। ठीक है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन यही है कि मैं आपसे कहता हूं और आप उस चीज का फीडबैक सामने से देते हैं। यानी जो मैं आपको कहता हूं वो आप समझ जाते हैं और आप जो कहते हो मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तो यही प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ ना। तो यहां पर वही बात हो रही है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है? स्पीक एंड लिसन, स्पीक एंड लिसन वेल। बोलिए भी और सुनिए भी, दोनों काम आप अच्छे से करिए। या फिर सिर्फ बोलते जाइए, या फिर देखते जाइए, या सीखते जाइए, नहीं। अच्छा कम्युनिकेशन वही है कि आप अच्छे से बोलिए भी और अच्छे से सुनिए। दोनों काम करेंगे तभी तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। कि जब मैं बोल रहा हूं तो सामने वाला सुन रहा होगा, लेकिन मेरी जब वो बोले तो मुझे भी सुनना है। यानी मुझे दोनों काम अच्छे से करना है, बोलना भी अच्छे से, सुनना भी अच्छे से है, तो अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी हैव टू, यहां पर ब्लैंक इसको भरना है, फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम। हमें देखिए ITI टीचर को क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो निर्देश देता है। निर्देश मतलब कि चलो कॉपी खोलो, पढ़ाई करो, आज ये क्लास चलेगी, चलो वर्कशॉप में चलो, सभी लोग अपना बैग यहाँ रख दो, आज टेस्ट होगा। तो ये जो कुछ भी टीचर, कल आप लोग ये काम करके घर से लाएंगे, फाइल सब लोग तैयार करिए, तो ये क्या है? ये सब टीचर के निर्देश हैं। तो क्लासरूम में टीचर जो आपके अनुदेशक होते हैं, वैसे तो टीचर होते हैं लेकिन ITI में अनुदेशक बोला जाता है। तो अनुदेशक क्या देते हैं? हमेशा आपको निर्देश देते हैं। तो इंस्ट्रक्टर क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि वी हैव टू इंस्ट्रक्शंस इन क्लासरूम। जब हमें इंस्ट्रक्शंस क्लासरूम में मिल रहा है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? हमें इंस्ट्रक्शन का क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन पे हमें काम करना पड़ेगा? बताइए आप लोग। नहीं, काम करना है, सीखना नहीं। पहले हमें इंस्ट्रक्शंस को सुनना पड़ेगा। जब हमको सुनेंगे तभी तो कुछ करेंगे। यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही होगा। कि जब क्लास में हमारे सर हमें कोई निर्देश दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो सबसे पहला कदम है कि हम उसको ध्यानपूर्वक सुने। अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो करेंगे कहां से आगे काम, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें क्या करना है? लिसन, हमें सुनना है। 57 का आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट टू द इंफॉर्मेशन गिवन। जब कोई जानकारी दी जा रही है तो लिसनिंग क्या होता है? सुनना, सुनने की प्रक्रिया। लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। जितना जरूरी स्पीकिंग है उतना ही लिसनिंग जरूरी है। अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और अच्छे से सुनोगे नहीं तो उसका सही से जवाब कहां से दे पाओगे? आप बोलने में कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप सवाल ध्यानपूर्वक नहीं सुन पा रहे हो, सामने वाले की बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो आपकी लिसनिंग स्किल कमजोर है ना। तो यहां पर बात हो रही है, चलिए हम देख लेते हैं कि लिसनिंग क्यों जरूरी है। भूल जाने के लिए, काबू पाने के लिए, या समझने के लिए, या बात को न मानने के लिए। देखिए न मानना कोई मतलब नहीं है और ये भूलना कोई मतलब नहीं है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तभी तो समझेंगे, इसीलिए लिसनिंग जरूरी है। लिसनिंग क्यों जरूरी है? कि हम जिस बात को अच्छे से सुनेंगे तभी उस बात को समझ पाएंगे, जैसा कि मैंने इंटरव्यू का एग्जांपल आपको दिया था। तो यहाँ 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्यादातर मैं स्क्रीन से आउट रहता हूं, मोस्टली आप देखेंगे कॉर्नर में कोशिश करता हूं, क्योंकि अक्सर मैं शिकायतें बच्चे को सुनता है, सर सामने आगे ऑप्शन नहीं दिख रहा, सही आंसर नहीं दिख रहा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मोस्टली मेरी क्लासेज में आप देख रहे होंगे कि मैं ऐसे यहाँ पर रहता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा इतना प्रेजेंट रहे, एक बार तो मैं आउट ऑफ स्क्रीन हो जा रहा हूँ, है ना। तो चलिए ठीक है, अगर सही है तो आप ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हैं कुछ चेंज करना हो तो। राहुल स्पेंड 30 मिनट एवरी डे वॉचिंग न्यूज। He writes down few sentences and what is said, what he is trying to do। देखिए राहुल क्या करते हैं, रोज 30 मिनट के लिए बैठते हैं, टीवी चालू करते हैं, उसमें न्यूज देखते हैं, और जब न्यूज देखते हैं तो जो देख रहे हैं, जो सामने वाला बोल रहा होता है सेंटेंस ना, उनको नोट भी करते रहते हैं। जो बोल रहा होता है सामने वाला, व्हाट इज सेड, मतलब जो न्यूज में बोला जा रहा है उसको नोट भी करते रहते हैं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, राहुल अपनी लिसनिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, आप मेरी पूरी बात को साथ के साथ नोट करते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपकी सुनने की क्षमता बहुत शानदार है। यही वो अपना सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिलहाल हम यहां पर देख लेते हैं कि आंसर क्या कह रहा है। आंसर कह रहा है कि न्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं मूवमेंट की भी नहीं। वो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिसिंग लिसनिंग, वो सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन हालत ये हो जाएगी, एक तरफ वो एंकर बोलेगा और एक तरफ ये लिखते जाएंगे, तो इसके क्या होगा, उनकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी, ज्यादा अच्छे से वो सुनने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो क्या है 59 का ये है। ज्यादातर जो पत्रकार वगैरह होते हैं, न्यूज रिपोर्टर, वो यही तो करते हैं। जब कोई मंच पे भाषण दे रहा हो, कोई अपनी बात कह रहे हो, एक एक बात को ध्यान से सुनना, उनकी नोटिंग करना, छोटे छोटे शब्दों में एक छोटा सा पेपर लेके हल्का हल्का लिखते रहते हैं, बाद में उसी का पूरा सेंटेंस बना के न्यूज बना देते हैं ना। तो उनकी लिसनिंग स्किल अच्छी होती है। टीचर मीना एडवाइस हर स्टूडेंट, मीना टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रही है टू राइट डाउन 2-3 सेंटेंसेज व्हेन शी एक्सप्लेन द लेसन। मीना मैडम है, कह रही है जब मैं पढ़ाती हूं तो 2-3 सेंटेंस तुम लोग लिखा करो, जो मैं बोल रही हूं क्या 2-3 सेंटेंस उसमें से तुम लोग लिखा करो। ऐसा क्यों बोल रही है? हाउ डज इट हेल्प स्टूडेंट, इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा, स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, लिखने में फायदा होगा, बोलने में या पढ़ने में? उनको क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन मैडम बोल रही हैं उसको इकट्ठा कर पाए, उसके लिए वो ऐसा बोलती हैं। ठीक है, अगर वो बोलती हैं इससे क्या फायदा होगा कि उनको याद होगा, पर्टिकुलर उसी चीज को नोट भी करते जाएंगे। इसी को नोट्स बनाना कहते हैं। जनरली हम लोग भी जब क्लासेस करते हैं यूट्यूब पे तो बताते हैं जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए, तो उससे क्या होता है, वो चीजें आपको याद होती हैं। ठीक है, पढ़ने में आसानी होती है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। ठीक है, रिकलेक्ट करने के लिए कि जो मैडम कही है उसको रिकलेक्ट करना, मतलब एक तरह से इकट्ठा करने की बात हो रही है। यहाँ पर हिंदी पढ़ लीजिए। मीना मैडम ने अपने विद्यार्थियों को पाठ समझाते समय बोला 2-3 वाक्य लिखने की सलाह दी। है छात्रों को कैसे मदद करेगा, इसी रूप में मदद करेगा, एक तरह से कि वो नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बनाने के लिए मदद करेगा। तो क्यों होता है, नोट्स क्यों बनाते हैं? चीजों को याद करने के लिए, याद रखने के लिए। क्योंकि ऐसे हम क्लास में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, भूल जाएंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा नोट किए रहेंगे तो हमें पता रहेगा कुछ दिन मैडम क्या पढ़ाई थी। 2 लाइन लिखा हुआ रहेगा तो 4 लाइन याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थिंग्स आर एक्टिविटीज दैट वी एंजॉय, ऐसी चीजें या ऐसी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्या है, खेलना, टीवी देखना, गाने सुनना, मूवीज देखना, ये सब चीजें। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी है, सामान है या फिर कुछ एक्टिविटीज है जो हम इंजॉय करते हैं, जो जिसमें हमें मजा आता है, उसको हम क्या करते हैं? क्या हम उसको नापसंद करेंगे? या जब हम उसमें मजा आ रहा है तो नापसंद तो करेंगे नहीं। ठीक है, निगेटिव ए बी का मतलब नहीं है, हम उसको पसंद करते हैं। अगर कोई चीज हम एंजॉय कर रहे हैं यानी किसी चीज में हमें मजा आ रहा है, तो क्या है वो, हमें वो पसंद है। जैसे आप ये बता सकते हो कि आपको उस क्लास में मजा आ रही है कि नहीं। अगर आपको क्लास पसंद है तो आपको मजा भी आना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर कि जिस चीज को हम एंजॉय करते हैं, इसका मतलब वो चीज हमें क्या है, वो हमें पसंद है। आंसर डी सही होगा आपका। ठीक है, चलिए। डिसलाइक्स आर थिंग्स व्हाट वर्ड वी हैव। अब देखिए, डिसलाइक, जिन चीजों को हम नापसंद करते हैं वो क्या है, जिन चीजों को हम नापसंद करते हैं वो क्या है, वो एक निगेटिव, क्या है, निगेटिव इमोशन है। क्योंकि हमें पसंद नहीं है तो हमारे लिए एक निगेटिव इमोशन है। वो अच्छी बात, ऐसी कोई पॉजिटिव इमोशन नहीं। ठीक है, क्या है वो एक निगेटिव इमोशन है। जो चीज हमें पसंद नहीं है तो उसके प्रति हमारे इमोशंस निगेटिव है, इसलिए हमें पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ डिसलाइक लिखा हुआ था, आगे मैंने पढ़ा भी नहीं। तो डिसलाइक के लिए जनरली क्या है, यहाँ पर निगेटिव इमोशन हो जाएगा। क्योंकि लाइक्स होगा नहीं, नन का मतलब है नहीं, पॉजिटिव मतलब यहाँ रहता है जहां पर हमें उसमें हमें मजा आ रहा हो, फील कर रहे हो। ठीक है, तो निगेटिव हो गया क्योंकि डिसलाइक है ना, नापसंद है। आई एडोर, ये सेंटेंस एक्चुअल में एक शब्द है, IADORE। ठीक है, आई एडोर, एक तरह से आप किसी की बहुत सराहना करो, उसके फैन हो, वो बहुत आपको पसंद है, तब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ये सिंपल, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई लाइक यू, है ना, मैं आपको पसंद करता हूं। लेकिन अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल होता है, आई एडोर। ठीक है, तो यही यहां पर पूछ रहा है कि आई एडोर फ्रेज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आप किसी को नापसंद करते हैं, या आपको किसी के प्रति बुरी फीलिंग होती है, या आप मतलब थोड़ा बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, जब आप किसी को लेकर ज्यादा अच्छा प्रशंसा करना चाहते हैं, यानी वो ज्यादा पसंद है आपको, तो ऐसे में आपको ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, आई एडोर। ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए 63 के बाद आते हैं हम लोग 64 पर। 64 कह रहा है नवीन इज फॉन्ड ऑफ डॉग बट शीतल हेट्स डॉग। ठीक है, नवीन भैया है, इनको कुत्ते पसंद है। ठीक है, शीतल है, इनको क्या है, कुत्ते नहीं पसंद है। नहीं है क्योंकि हेट्स है ना, इनको पसंद नहीं है। लीजिए,
नवीन को कुत्ते पसंद है, शीतल को कुत्ते नहीं पसंद है क्योंकि ये नफरत करती हैं। तो अभी सेंटेंस में किस कह रहे हैं कि सेंटेंस में किसको कुत्ता पसंद है, तो सिंपल सी बात है नवीन को पसंद है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। आंसर बी, यही तो है। यहां पर लिखा हुआ है कि नवीन को कुत्तों का शौक है लेकिन शीतल को कुत्तों से नफरत है, तो इस वाक्य में कुत्तों को कौन पसंद करता है? कुत्तों को नवीन ही पसंद करता है ना, क्योंकि नवीन को ही शौक है, तो जो चीज पसंद है उसी का शौक रहेगा ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे नवीन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, स्मिथ वुड यू लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट। स्मिथ है वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। स्मिथ है, इनसे कोई पूछ रहा है कि तुम क्या करोगे, क्रिकेट खेलना चाहोगे या फुटबॉल खेलना चाहोगे शाम को। मान लेते हैं स्मिथ आपके घर आए हैं और आप पूछ रहे हैं कि स्मिथ भाई तुम क्या खेलना पसंद करोगे, क्रिकेट खेलना पसंद करोगे और लगाए या फुटबॉल। ठीक है, इफ स्मिथ लाइक टू प्ले बोथ। अब स्मिथ को तो दोनों पसंद है, अब ऐसे में स्मिथ क्या आंसर देंगे? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि स्मिथ से आप पूछ रहे हैं कि भाई क्रिकेट खेलोगे कि फुटबॉल खेलोगे, लेकिन स्मिथ तो पहले से खिलाड़ी, उनको दोनों पसंद है, तो अब स्मिथ कौन सा जवाब देंगे यही देखना है हमें। मुझे नफरत है इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई, नहीं मैं नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, आई डोंट माइंड, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों खेल लूंगा। ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे अगर कहना होगा कि भाई उनको क्या है, क्रिकेट भी पसंद है फुटबॉल भी पसंद है, सामने वाला कह रहा है कौन सा वाला खेलोगे, तो ये बोलता है बंदा आई डोंट माइंड, सब चलेगा, मतलब मुझे सब चलेगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे चलेगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट है फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इन। फॉर्मल, देखिए मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है, फॉर्मल मतलब जहां पर ऑफिशियल बातचीत हो, ऑफिशियल बातचीत हो वहां का कम्युनिकेशन फॉर्मल होगा। और जब घरेलू डोमेस्टिक हम घर पर हो, दोस्तों के यारों के साथ हैं, पार्टी में है, ऐसे ही गैदरिंग है, तो वो वहां पे इनफॉर्मल होता है, वहां पे क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इन। फॉर्मल ग्रीटिंग, ग्रीटिंग क्या है, अभिवादन। जैसे कोई हमारे यहाँ आता है, हम उससे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, है ना, नमस्ते बोल रहे हैं, ये सब चीजें जो है इसको ग्रीटिंग कहते हैं, किसी का अभिवादन या स्वागत करना। तो फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज्ड इन, फॉर्मल ग्रीटिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है वर्क प्लेस पर। ठीक है, वर्क प्लेस क्या होता है, जहां पर हम आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। ये क्या हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, रेलवे की नौकरी है तो रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है। तो वर्क प्लेस हर वो जगह जहां कोई नौकरी कर सकता है या लोग नौकरी करते हैं उसको वर्क प्लेस बोलते हैं। और वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस क्या है, सिंपल सी बात है, ऑफिस है, और वहां पर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, वो सब ऑफिशियल होगा। तो जब सब कुछ ऑफिशियल है तो वहां पे कन्वर्सेशन कौन सा होगा, ऑफिशियल होगा। और ऑफिशियल कन्वर्सेशन होगा तो वहां पर जब ग्रीटिंग भी होगा, अभिवादन भी होगा, कौन सा होगा, ऑफिशियल होगा। और ऑफिशियल अभिवादन को क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं, जिसको हिंदी में औपचारिक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक है, ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड एंड फैमिली। दोस्तों और मित्रों के साथ है तब क्या करेंगे, तब आप इनफॉर्मल कर लेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके पहले ही बता दिया ना। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, और दोस्तों मित्रों घर परिवार के साथ आप हैं तो ऐसे में अनऑफिशियल। ठीक है, यानी अनौपचारिक, इनफॉर्मल। ओके, चलिए, विच ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इसमें से कौन सा एक इनफॉर्मल है, तो मैं आपको बता दूं, तीन चीजें याद रखिए, हाय, हे, व्हाट्सअप। ठीक है, हे, हाय, व्हाट्सअप, इस तरह के अगर शब्द आपको मिलेंगे, ये शब्द जहां आपको मिल जाएंगे, इनको आप तुरंत अनौपचारिक या इनफॉर्मल में ले लेंगे। ठीक है, तुरंत इनफॉर्मल में डाल दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। हे, हाय, व्हाट्सअप, इस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए तो। और अगर हो रहा है गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, वेलकम, इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो वो सब फॉर्मल होंगे। तो ये क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन इनफॉर्मल है, तो ये तीनों तो फॉर्मल हो गए ना, और ये क्या है, ये इनफॉर्मल है। जैसे ये दोस्तों में ऐसे बोल रहे, क्या हो रहा है, हाय, हेलो। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर डी से फॉर्मल में हो जाएगा, मैंने यहां पर बता दिया, तीनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मालिनी इज अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे। मालिनी आज अपने स्कूल गई है, नया नया स्कूल है, पहला दिन है। सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, वो अपना परिचय देना चाहती है, तो सबसे पहले सेंटेंस क्या इस्तेमाल करेंगी, क्या जाते ही गुड बॉय बोल देंगे सबको, नहीं, या ऐसे बोलेंगे व्हाट्सअप गाइस, नहीं,
लॉन्ग टाइम एवरीवन, लंबे समय के बाद हम लोग मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं। सेंटेंस होगा हेलो एवरीवन। उसके बाद आगे जो कुछ भी बोलेंगे कि माई सेल्फ मालिनी फ्रॉम फलाना फलाना जगह, लेकिन शुरुआत होगी हेलो एवरीवन। ठीक है, यहां पर आपका 69 का आंसर क्या सही हो जाएगा? 69 का आंसर बी सही हो जाएगा। बी है ना? हाँ ठीक है। जैसे कुछ YouTube पर आप देखते हो वीडियो जो होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं हेलो एवरीवन, शुरुआत वहीं से करते हैं, तो वही चीज है, पहली बार आप गए हैं तो। संजू मेट हर कजिन खेतरी, बड़ा खतरनाक शब्द है ये, संजू है खेतरी। संजू अपने कजिन मतलब इनके चाचा चाची या कोई मामा के लड़का या लड़की होंगी खेतरी, उनसे अचानक से मिल गई एक मॉल में घूमते हुए। हाउ शुड सी ग्रीट हर, अब पहली बार अचानक से मिल गई तो ऐसे में अभिवादन कैसे करेंगी या एक दूसरे से बातचीत की शुरुआत कैसे होगी? ठीक है, अब अचानक से साल 2 साल बाद 6 महीने 4 महीने बाद मुलाकात हो गई है, अचानक है ना, कोई प्लान नहीं है, तो ऐसे में कहां से शुरुआत होगी? व्हाट आर यू डूइंग हियर, अरे यार तुम यहाँ क्या कर रही हो, या थैंक यू टेक केयर, नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, अरे बहुत दिनों बाद मिले हो, कहाँ थी आजकल, है ना, कुछ इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये वाला होगा लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद देखी हो या बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ पर 70 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज, जब आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं। व्हेन यू आस्क समवन समथिंग, जब आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं तो ये क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, आप किसी से क्या पूछ रहे हैं? आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 71 का सी। जब आप किसी से पूछेंगे कोई किसी चीज के बारे में, आप किसी से पूछ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं, सिंपल है। क्वेश्चन ऑलवेज एंड विथ, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्या निशान लगाया जाता है? हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन के लास्ट वाले, जब भी प्रश्नवाचक कोई क्वेश्चन मतलब कोई सेंटेंस होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके लास्ट में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट, यहां पर ब्लैंक यही आपको बताना है क्या यहां पर भरा जाएगा। क्वेश्चन गिव क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इंफॉर्मेशन द पर्सन वांट टू नो। ठीक है, कोई व्यक्ति जानना चाहता है किसी चीज के बारे में, क्लियरली जानना चाहता है किसी चीज के बारे में, तो इसमें से एक ऐसा है जो यहां पर इस्तेमाल किया जाता है तो एकदम एग्जैक्ट जानकारी मिल पाती है। अब ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस लगा आंसर की में, इसका आंसर ये दिया है जहां तक मैं समझ पाया हूं। अगर आप कुछ अलग से समझ पाए हो तो पूरा अच्छे से लिख के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे लगा सुटेबल है तो मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा समय भी कम था तो मैं इतना ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर पाया। ये कह रहा है कि कौन सा वो प्रश्न होता है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है, उस जानकारी को स्पष्ट संदेश देते हैं जो व्यक्ति जानना चाहता है। जैसे प्रश्न पूछने का तरीका होता है, तो ये कह रहे हैं जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है जिसमें क्लियरली पूछा जाता है जिस बारे में आप जानना चाहते हैं। तो ये WH लिखा है, तो इसको जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ऐसे सेंटेंसेज जिसके आगे व्हाट हो, हु हो, वाई हो, व्हेन हो, जिससे क्या होता है ना, हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या नाम है, कौन है वो। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये चीज ये क्या बताते हैं, ये सेंटेंसेस एग्जैक्ट बता रहे हैं। पर्टिकुलर एक जवाब होगा सामने वाला, कोई पूछेगा क्या तो बता सकता है ये, ठीक है, कौन तो बता सकता है मामा, क्योंकि सीधे सेंटेंसेस है। व्हाई मतलब ऐसा क्यों किया, तो उसका भी जवाब आपको मिल सकता है, कब किया। ठीक है, तो ये सब मुझे जहां तक लग रहा है कि WH के यही मतलब है, इसीलिए यहाँ पर सुटेबल यस नो का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो WH मुझे जहां तक लग रहा है कि इन शब्दों के लिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर ए सही होगा कि सुटेबल क्या होगा सही से क्लियर क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो शब्द हैं इसी के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। चलिए, बाकी आपको कुछ सुटेबल अलग से लगेगा तो इसका आंसर आप नीचे कर सकते हैं, और अगर सही लगा तो हम उसको पिन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, विनुता was questioned whenever she has completed her degree in an interview। ठीक है, विनुता नाम भी बहुत अजीब अजीब। विनुता was questioned, विनुता एक इंटरव्यू में गई है, ठीक है, उनसे पूछा गया है whether she has completed her degree, कि उन्होंने अपनी डिग्री कब कंप्लीट की है। ठीक है, कब कंप्लीट की है या कंप्लीट कर लिया है या नहीं, जनरली इस तरह का सवाल है ये। इस जैसे आप इंटरव्यू में गए हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ITI अपनी कंप्लीट कर ली है
ये सवाल समझ ले सिंपल। ये गई है इंटरव्यू देने और इनसे पूछा जा रहा है कि आपने अपनी ITI यानी आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, ये सवाल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाउ शुड सी रिस्पॉन्ड, अब उनको कैसे जवाब देना चाहिए यही आपको बताना है। आप सीधे हाँ बोल देंगे या सीधे ना बोल देंगे, नहीं, सिर्फ हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा आपको हाँ भी बोलना होगा। ऐसे बोलना होगा हाँ मैंने अपनी ITI कंप्लीट कर ली है, पूरा सेंटेंस का जवाब देना होगा, क्योंकि वो KBC नहीं चल रहा है कि हाँ यस नो करना है, क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू का एक फॉर्मेट है तो उसे फॉलो करना आपको। अगर आपसे पूछता है कोई कि आपने ITI कंप्लीट कर ली है तो आपको जवाब देना है हाँ मैंने ITI कंप्लीट कर ली है। तो इस हिसाब से आपको जब आंसर सुटेबल दिखेगा यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, क्या है यस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। यहां पर आपको 74 का आंसर क्या सही मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ट्यूटर आस्क्ड हिज स्टूडेंट वेदर ही न्यू टू यूज विंडोज। देखो टीचर है अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं क्या तुम विंडोज को इस्तेमाल करना जानते हो। तो यहाँ पे जो टीचर पूछ रहे हैं क्या तुम विंडोज को इस्तेमाल करना जानते हो, तो ये खिड़की की बात नहीं हो रही। कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज है MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की डेवलप जो विंडोज 7 XP 10 है उनकी बात हो रही है कि क्या कंप्यूटर में विंडो को इस्तेमाल करना तुम जानते हो। तो अब स्टूडेंट को कैसे जवाब देना चाहिए, जस्ट पिछले सवाल से मैच कर रहा है। तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, डन, यप, नहीं, बोलेगा हाँ आई नो हाउ टू यूज विंडोज, यस आई नो हाउ टू यूज विंडोज, हाँ मुझे पता है विंडोज कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सही तरीका है और यही आपको यहाँ पे बताना था, इसलिए आंसर बी। When two or more people give their thoughts and views on a topic, it is, देखिए कोई एक टॉपिक है, जैसे कोई मीटिंग चल रही है, एक जगह 4-5 लोग इकट्ठा है, 2 लोग ही हैं मान लेते हैं, और किसी एक बिंदु पर एक टॉपिक पर विचार कर रहे हैं लोग, बातचीत चल रही है, तो अपने अपने थॉट्स दे रहे हैं। इनका क्या विचार है ये बता रहे हैं। जैसे 2 लोग हैं, ए है बी है, ठीक है, और वो एक उनके सामने एक मोबाइल रखा हुआ है। अब पूछा गया है भाई इस मोबाइल पर अपना अपना विचार दीजिए। इन्होंने अपने कुछ विचार दिए कि इसका ये अच्छा है, इसका ये बुरा है, और इन्होंने भी अपने कुछ विचार दिए कि इस पे ये अच्छा है, इस पे बुरा है, ठीक है, ये बात हो रही है। बाकी मैं स्लो हो गया क्योंकि हाँ कुछ नहीं, आप सोना मत तो ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है, सब लोग अपने विचार दे रहे हैं किसी एक चीज के बारे में। 2 लोग हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बोलना, सुनना, पढ़ना, नहीं, हम इसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, किसी एक बिंदु पर बैठकर 2 या 2 से अधिक लोग जब अपने विचार साझा करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन मतलब ऐसा नहीं होता कि जो व्हाट्सएप पे हम लोग चैटिंग कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन हो गया। जनरली पहले वैकेंसीज में एक अलग से GD का फ्रेज होता था, कहते थे लोग कि आप रिटन एग्जाम निकालो उसके बाद GD क्वालिफाई करना पड़ेगा। GD में क्या होता था, आपका इंडिया कल्चर या इंडियन हिस्ट्री से कोई टॉपिक दे दिया जाता था और 10 स्टूडेंट को बैठा दिया जाता था और 10 को एक साथ बोला जाता था चलिए आप लोग इस पर चर्चा करिए, और वहीं पर इंटरव्यूअर बैठ के जज करते थे कि कौन बच्चा सही बिंदु पर बोला है, किस प्रकार से बोला, और वहां से फिर GD क्वालिफाई होता है, तो वो ग्रुप डिस्कशन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कंपनीज फैक्ट्री में भी होता है, कोई एक नया प्रोडक्ट आया, सभी लोगों को जो सीनियर लोग हैं उनको बुलाया गया, 20 लोग बैठे हैं, सब लोग इस प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय दे रहे हैं, क्या बदलाव करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो वो ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन हेल्प अस, अब लीजिए आगे फिर सवाल, ग्रुप डिस्कशन से फायदा क्या होता है। देखिए ग्रुप डिस्कशन से फायदा ये होता है कि अगर कोई नई चीज है और कई लोग अपने इस पर विचार दे रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि कोई अगर एक कोई डॉक्यूमेंट है 10 पेज का है और 2-3 लोग बैठे हैं, बात हो रही है कि 10 पेज के डॉक्यूमेंट को कैसे छोटा किया जाए, 10 MB का डॉक्यूमेंट है उसको और छोटा कैसे किया जाए, तो सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, तो उसमें से कुछ नई चीजें पता चलेंगी जो सीखने को मिलेंगी जो मुझे नहीं पता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। फिर दूसरा कह रहा है सॉल्व बिग प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि 10 MB का डॉक्यूमेंट था लेकिन लोगों ने अपनी राय दिया और इसका मुझे समाधान भी मिल गया, 5 MB का हो गया, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। ऐसे तो मतलब दोनों ऑप्शन सही है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है बोथ A एंड B, प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो वहां से प्रॉब्लम्स पैदा हो, ग्रुप डिस्कशन से हमेशा सॉल्यूशन ही मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, नई जानकारी मिलती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही है, ठीक है, बोथ A एंड B, ग्रुप डिस्कशन का फायदा। वीडियो देखने से पहले
देखने के बाद दोनों बार लाइक मत कर देना, एक ही बार लाइक कर देना। एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं कहते हैं सर मैं बार बार वीडियो को लाइक करता हूँ, दिन भर में 5-6 बार लाइक कर देता हूँ। हमारे एक ITI के दोस्त भी थे, वो आते थे कहते थे विवेक जी मैं तो आपकी वीडियो रोज कई बार लाइक करता हूँ। हम कहे भाई एक बार लाइक करके फिर दोबारा लाइक करोगे तो क्या हो गया, हट गया ना। तो ऐसा मत करना, क्यों बहुत कम लाइक होते हैं। तो मुझे लगता है क्या पता बहुत से लोग ऐसे ही कई बार लाइक कर देते हैं खुशी के मारे। Which of these should not be used to express your opinion in a group? कह रहे हैं कि जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो हमें अपनी ओपिनियन मतलब हमें अपनी राय देते समय क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ग्रुप डिस्कशन सीधे ये नहीं बोल देंगे मेरी बात सुनो, ऐसे आप नहीं बोलोगे, ये गलत तरीका है। ठीक है, मुझे ये लगता है, ठीक है, यहाँ पर आई डोंट क्विट एंग्री, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ऐसा भी आपको बोलना नहीं है। ठीक है, कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे सुटेबल सेंटेंस क्या होता है, सबसे सुटेबल सेंटेंस क्या होता है। तो वो ग्रुप डिस्कशन में मेरे ख्याल से सबसे सुटेबल सेंटेंस रहेगा, 1 मिनट, यहां पे नोट पूछ रहा है, सबसे सही, जब आप सबसे सही ज्ञान दही है ना, मैं गलती करने जा रहा था, यही गलती नहीं करना है आपको। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए, कब, अपनी जब हमारी बारी आई किसी चीज के बारे में बोलने का, जब हमें अपनी राय रखना है ग्रुप डिस्कशन के दौरान, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसको टिक किया था, ये एक्चुअल में आंसर है, लिसन टू मी। आप डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे सुनो मेरी बात, ऐसे आपको नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं बोलना है। यही पूछ रहा था कि इसमें आपको क्या नहीं करना है, तो ये चीज आपको नहीं करना कि आप डायरेक्टली ग्रुप डिस्कशन के दौरान कह दिए नहीं मेरी बात सुनिए आप लोग, ऐसे आपको नहीं करना। तो यहां आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, महेश एंड हिज टीम डिस्कस्ड अबाउट स्टेप टू बी फॉलोड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट अर्लीस्ट। ठीक है, महेश है और उनके टीम में कई लोग हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसके लिए क्या हुआ, कुछ लोग डिस्कस किए, मतलब सब लोग मिलकर डिस्कस किए कि इसको और जल्दी कैसे किया जाए। ठीक है, और उनके टीम में जैसे मान लेते इनके टीम में 5 से 7 लोग रहे होंगे, और महेश अपने टीम को बुलाते हैं और कहते हैं यार ये जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे जल्दी करना है और कैसे किया जाए। तो इस 7 लोगों में से कुछ सजेशन मिला, जिससे महेश क्या हुए, ही लिखा हुआ ना, महेश खुश हो गए उस सजेशन के द्वारा जो उनके टीम के लोगों ने उनको दिया, और उसको कहे कि चलो अब ये नया तरीका अपनाओ, उसे मतलब फाइनल भी कर दिए। हाउ वुड बी कन्वेड, अब इसको कैसे बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 79 ऑप्शन है इसके, हम लोग कह रहे हैं 79 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, मैं देखना है कि महेश को उनके टीम के मेंबर्स ने बताया, कुछ तरीका बताया कि प्रोजेक्ट को कैसे सही करना है। महेश को वो चीज पसंद भी आई और उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया कि चलो भाई इस तरह से काम करो। तो अब महेश कैसे बोलेंगे ये चीज, ठीक है, यू मस्ट फॉलो व्हाट, महेश क्या बोलेंगे, मेरी बात सुनो, वही करो जो मैं कहता हूं, नहीं, डोंट कम हियर, यहां मत आओ, बातचीत मत करो, ऐसे बोलेंगे अपने टीम मेंबर से। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सहमत है, वो खुश है और कह भी रहे हैं चलो इस नए तरीके से काम करो। तो उसके लिए हम कहें यहाँ पर आई एग्री विथ योर प्लान एंड एक्शन। महेश कहेंगे मैं आप लोगों के प्लान जो बनाए हैं उससे मैं संतुष्ट हूं, ये चीज बोलेंगे महेश, है ना, क्यों, क्योंकि महेश को पसंद आया प्लान, तो इसलिए ये बोलेंगे आई एग्री विथ योर प्लान एक्शन। ठीक है, 79 का ये सही होगा। डेली मैं क्लास बनाने आता हूं तो लाइट ही कट जाती है। रीता हैज टू अटेंड अ ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी, व्हाट शी सपोज टू डू बिफोर मीटिंग। देखिए एक मीटिंग में जाना है रीता को, और वो एक कंपनी में काम करती हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करना, हो सकता है मैनेजर वगैरह नहीं होंगे, तो रीता को बोल दिया गया होगा जाओ आप अटेंड कर लो। ठीक है, तो अब रीता को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि अपनी कंपनी के बारे में डिटेल स्टडी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां आपके बारे में नहीं पूछा जाएगा, कंपनी के बारे में पूछा जाएगा, तो कंपनी के बारे में उन्हें सब कुछ पढ़ लिख के जाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा। मीटिंग में जाने से पहले रीता को क्या करना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेगी, पार्टी अटेंड करना पड़ेगा, छुट्टी लेना पड़ेगा। रीता वैसे होंगे तो कहेंगे भैया हमें छुट्टी दे दो, मैं जा रही हूँ, ठीक है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। तो ये नहीं करेंगे, तरीका ये है कि जिस टॉपिक पर उनको वहां चर्चा करना होगा उसकी पहले तैयारी कर लेंगे। किसी मीटिंग में जा रही हैं तो जिस टॉपिक पर चर्चा करना होगा उसको पहले तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कल मीटिंग है तो आज शाम, आज रात, जब भी समय मिले उस टॉपिक के बारे में तैयारी करके तब मीटिंग में जाएंगे, तब सही रहेगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम देने जाना है तो एग्जामिनेशन से पहले तैयारी करेंगे, तभी तो एग्जाम बेहतर होगा।
तो वही चीज है यहाँ पर। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम छोड़ दें, छुट्टी ले लेंगे, नहीं भाई हम एग्जाम नहीं देंगे, है ऐसा कुछ तो नहीं है। अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल, जो व्यक्ति कॉल करता है फोन पर। अगर हम फोन कर रहे हैं आपको, अगर हम आपको फोन करें, तो मैंने बीच में एक आध दो बार जो पेड कोर्सेज बच्चे ज्वाइन किए थे, बीच में फोन करता था मैं रिव्यू लेने के लिए कि और क्लासेस कैसी चल रही है, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर ज्वाइन तो कर लिया, अभी शुरू नहीं किया, 2-2 महीने हो गए ज्वाइन कर लिया, अब शुरू नहीं किए। तो मैं कहता भाई कब शुरू करोगे, ठीक है। तो जो पर्सन कॉल करता है, अ पर्सन हु कॉल, जो कॉल करता है उसको कीपैड नहीं बोलते हैं, उसको अवस्था या कॉन्टेक्ट नहीं, उसको कॉलर बोलते हैं। फोन करने वाले को कॉलर बोलते हैं। कॉलर मतलब कॉल करने वाला व्यक्ति, किसी को फोन करने वाले को कॉलर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीवर इज अ पर्सन हु, देखो रिसीवर कौन होगा, जिसको फोन मिलेगा, मतलब जिसके यहाँ फोन जाएगा तो उसको रिसीव करेगा, कॉल करेगा। मतलब कॉल को मैं आपको कॉल किया तो मैं हो गया कॉलर, आपने फोन को रिसीव किया तो आप हो गए रिसीवर, ठीक है। इसमें बड़ा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक चैप्टर है नए वाले में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, टेलीफोन स्किल का एक चैप्टर है एक्चुअल में इसी में, तो उसमें ये सब चीजें हैं थोड़ा, है ना। तो रिसीव करने वाला रिसीवर हो गया, मेरे ख्याल से सही आंसर दिया भाई। हाँ, ब्लॉक डायलर ऐसा कुछ नहीं, रिसीव करना, ठीक है। नेक्स्ट है फोन कॉल हैज फेल्ड। फोन कॉल में एक तरह से चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। एक होता है बिगिनिंग, ठीक है, शुरुआत, और एक मिडिल फेज होता है, और एक एंड होता है, ठीक है। बिगिनिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग अभिवादन करते हैं, जैसे मान लेते हैं कॉल करते हैं शाम को तो गुड इवनिंग बोल दिया, उसके बाद अपना इंट्रो देते हैं, माय नेम इज दिस, ठीक है। उसके बाद मिडिल फेज में क्या होता है कि हम डिस्कशन करते हैं जिस मुद्दे पर हमें बात करना है, और एंड में क्या होता है कि धन्यवाद देना और गुड बाय बोलना, ये और फोन को रख देना। तो ये 3 फेज होते हैं किसी भी कॉल के दौरान। इवन आपने देखा भी होगा, कॉल करते हैं अगर कई नई जगह आप करते हैं तो ऐसे बोलते होंगे, नमस्ते चाचा मैं अनिल बोल रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा ये ऐसा ऐसा काम था, तो आप फिर अपनी बातचीत करते हैं, वो कहते हैं हाँ अनिल बताइए, तो फिर आप थोड़ा बहुत अपना डिस्कशन करते हैं जो भी चर्चा है, उसके बाद फिर होता है ठीक है चाचा नमस्ते रखता हूँ वगैरह वगैरह। तो वो हो गया 3 फेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड मिडल डिफरेंट नहीं, आपके 3 फेज हो जाएंगे। किसी भी फोन कॉल के दौरान 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिंदु रिसीव अ कॉल फ्रॉम जेजे कंपनी प्रमोटिंग अ डिस्काउंट सेल। जेजे कंपनी में कुछ डिस्काउंट सेल चल रही है। सी कुड नॉट क्लियरली हियर द डिटेल्स, जो है उन्होंने ध्यान से सुन नहीं पाई। हाउ सी सपोज टू आस्क द पर्सन टू रिपीट। देखिए जेजे कंपनी ने कॉल किया बिंदु को और कुछ ऑफर वगैरह कुछ डिस्काउंट सेल के बारे में बताया, लेकिन बिंदु ने सुना नहीं, मतलब सुन नहीं पाई। तो अब ऐसे में बिंदु दोबारा पूछना चाहती है, तो कौन सा सही तरीका है पूछने का। अब वो क्या बोलेंगी, व्हाट इज इट, नहीं क्या बोलेंगे, स्पीक, तेज बोलो। भाई सामने वाला गुस्सा जाएगा, एक तो बता रहा हूं तेज क्यों बोलो, आई डोंट नो, मुझे नहीं। वो बोलेंगे कुड यू प्लीज रिपीट, क्या एक बार आप दोबारा बता देंगे। बड़े प्यार से पूछेंगे और बेचारा फिर सामने वाला फंस जाएगा, बताना पड़ेगा, है ना। तो सही तरीका यही है, कुड यू प्लीज, क्या आप कृपया दोबारा बता सकते हैं, वो ये तरीका आपका सही है। क्या आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं जो आपने बोला। तो यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हरीश मेड अ कॉल टू सीनियर मैनेजर इन अ कंपनी, हाउ ही सपोज टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। देखिए हरीश है, हरीश ने अपने कंपनी के सीनियर मैनेजर को कॉल किया, तो पहला उनको स्टार्टिंग कैसे करनी पड़ेगी। भाई सीनियर को कॉल कर रहे हैं, प्रोफेशनल कॉल होगी, ये घरेलू कॉल तो है नहीं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले सीधे बात ही करना शुरू कर देंगे कि सर मशीन में फॉल्ट आ गया है डायरेक्ट, या फिर धन्यवाद देंगे या गुड बाय बोलेंगे। नहीं, सबसे पहले अभिवादन करेंगे। अभिवादन के रूप में उस समय के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीट करना यही होता है, स्वागत, अभिवादन करना। अभिवादन जो होता है ऑफिशियली वो यही शब्द जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये जो एक्चुअल में है। तो शुरुआत करना है तो समय के हिसाब से इन्हीं 3 में से कोई एक शब्द इनको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर 85 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 देख लेते हैं। डिस्काउंट विच हैज डिटेल्स ऑफ जॉब डॉक्यूमेंट्स। देखिए मेरी हालत खराब होगी क्या, गलत पड़ा। डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल्स ऑफ अ जॉब, ऐसा दस्तावेज जिसमें जॉब के बारे में डिटेल हो, उसकी जानकारी हो एक जॉब के बारे में, उसको क्या कहते हैं। यहां पर स्किल कह रहे हैं तो इसका स्किल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां, इसको जॉब रोल कहते हैं। ये क्या होता है? ये जॉब रोल होता है। अगर जॉब रोल आगे आएगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जॉब डिटेल्स होती है, ठीक है, ये जॉब डिटेल ही रहेगा, सिंपल है, पूछ भी रहा है। डिटेल्स ऑफ जॉब, डिटेल्स ऑफ जॉब क्या होगा? जॉब डिटेल ही रहेगी, जिसमें कोई जॉब है उसके बारे में सारी डिटेल होगी कि जॉब है तो उसमें पद कितने हैं, किस पद पर है, कितनी सैलरी है, जगह क्या है, सारी डिटेल की बात हो रही है यहाँ पर। तो वही है यहाँ पर, ठीक है, किसी एक तरह से वैकेंसी आती है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉब टाइटल इज नेम ऑफ। जॉब टाइटल क्या होता है? एक्चुअल में जो हमें पद मिलता है ना, वही जॉब टाइटल होता है। जैसे TG2 है, टेक्नीशियन है ना, तो वो एक जॉब टाइटल है, या फिर जूनियर इंजीनियर है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है। तो जॉब टाइटल कोई कंपनी नहीं है, और कंपनी का जॉब मतलब कंपनी का नाम नहीं है, ना ही कंपनी जॉब समरी भी नहीं है, ये रोल है। रोल क्या है? जैसे आपने देखा होगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो हीरो होता है ना, हीरो का रोल निभाने वाला एक व्यक्ति है जो हीरो का रोल निभाता है, एक और व्यक्ति है जो हीरोइन का, एक और है जो विलेन का, एक और है जो सब्जी बेचने वाले का रोल निभाता है। तो इसी प्रकार से जब आपकी नौकरी लग जाती है, ठीक है, आपकी नौकरी लगती है, ITI पास है, तो आपको टेक्नीशियन TG2 ग्रेड पर नौकरी मिल रही है, तो आपका जो जॉब रोल है वो क्या हुआ? टेक्नीशियन का हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? जो टाइटल होती है वो क्या होती है? वो जॉब रोल ही होता है कि आप टेक्नीशियन की भूमिका निभाएंगे। आप हैं तो इंसान, लेकिन जब उस प्लांट में जाएंगे तो आप किसकी भूमिका निभाएंगे? जैसे हीरो जो है, कोई एक व्यक्ति हीरो का भूमिका निभा रहा है, तब वैसे ही आप TG2 टेक्नीशियन की जो है भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो वही है रोल यू ज्वाइन, ठीक है। आप जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी की बात हो रही है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा 87 का। 88 का क्या है? लोकेशन फॉर अ जॉब मीन्स, देखिए जब वैकेंसी आती है तो उसमें अलग अलग लोकेशन भी होता है कि इस लोकेशन में इतनी भर्ती है, इस लोकेशन में, मतलब वो जगह जहां पर आपको नौकरी करनी है, जहां आपको पोस्टिंग मिल सकती है या आपको मिली है, वो लोकेशन है। जैसे अभी यूपी आरबीएनएल की वैकेंसी हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग मिली है, तो वो जॉब लोकेशन कहलाता है। किसी को झांसी, किसी को आपका सोनभद्र में, ओबरा, अनपरा, है ना, किसी को कानपुर। तो ये क्या है? जॉब लोकेशन मतलब जिस स्थान पर, प्लेस है। जॉब लोकेशन क्या है? एक स्थान है, प्लेस है, जहां आप नौकरी करते हैं। किसी को पोस्टिंग दिल्ली मिल सकती है, किसी को चेन्नई मिल सकती है, तो वो जॉब लोकेशन कहलाता है, ठीक है। एक्चुअल में ये भी एक चैप्टर है जिसमें जब विज्ञप्ति आती है, वैकेंसी आती है, तो उसको समझने पढ़ने का बारे में इसमें सिखाया पढ़ाया गया है कि किसी भी वैकेंसी को आप कैसे समझोगे कि उसमें पद क्या है, उसमें जॉब लोकेशन क्या है, ये सब चीजें इसके उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड फेमिलियरिटी, क्या है? फेमिलियरिटी विद MS ऑफिस। देखिए ये जो है ना, ये शब्द लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था? एक कोई जॉब की है, जॉब की डिटेल है, मतलब एक नौकरी आई हुई है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जो भी अप्लाई करेगा उसको MS ऑफिस के साथ फेमिलियर होना जरूरी है। तो MS ऑफिस के साथ फेमिलियर होना जरूरी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसको पता होना चाहिए कि MS ऑफिस कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिंपल है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि MS ऑफिस कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि रवि जो है नौकरी के डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा था कि आप MS ऑफिस से परिचित हो। MS ऑफिस से परिचित होने मतलब कोई व्यक्ति नहीं है MS ऑफिस जिससे आप परिचित है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इस्तेमाल करने आपको आता हो, तो इसीलिए लिखा है हाउ टू यूज MS ऑफिस। तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति से परिचित होना अलग चीज है, लेकिन कोई कहे कि आप कंप्यूटर से परिचित होने चाहिए, तो कंप्यूटर से परिचित होने का नहीं कि कंप्यूटर भैया मेरे दोस्त है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने जानते हो, ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। चलिए, श्याम एंड राम अप्लाई फॉर द सेम जॉब। राम और श्याम एक ही नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं। श्याम जो है जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े हैं डिटेल में, नौकरी आई, दोनों लोगों ने देखा, अप्लाई कर दिया। श्याम ने सब कुछ पढ़ा कि इस नौकरी में क्या है, कैसे है, क्या क्या करना है, क्या क्या जिम्मेदारियां उठानी है, कहाँ पोस्टिंग है, मतलब सारी डिस्क्रिप्शन नौकरी की पढ़ ली है। और राम भाई कुछ नहीं, बस अप्लाई कर दिए, ठीक है। मेड नोटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, श्याम ने पढ़ा भी और उसको सब इंपॉर्टेंट डिटेल को एक जगह नोट भी कर लिया। इंपॉर्टेंट डिटेल जैसे हम आपको वीडियोस बनाते हुए बताते हैं ना, फॉर्म ओपन कब हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी जमा करना है, एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम की डेट क्या होगी, हॉल टिकट कब, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो श्याम ने भी यही किया, जॉब आई उसको पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट डेट को नोट किया। अब कह रहे हैं कि हु विल नो मोर अबाउट द कंपनी, अब कंपनी के बारे में कौन ज्यादा जानता है,
राम जानते हैं कि श्याम जानते हैं? देखो राम ने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, कुछ देखा नहीं। श्याम ने उस नौकरी और उस कंपनी और उसके डिटेल के बारे में अच्छे से पढ़ा, तो कौन ज्यादा जानेगा? सिंपल सी बात है, श्याम ही जानेगा ना, जो पढ़ा वही तो जानेगा। तो सही है, आंसर आपका बी है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आंसर आपके सामने है। ठीक है, और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ यू वर्क इन अ लार्ज एंड पॉपुलर कंपनी, अगर थोड़ा सम्मान कर दिया करे तो यार वीडियो शेयर भी कर दिया करो आप लोग, है ना, तो ज्यादा मजा आता है, और लाइक तो कर देना। इफ यू वर्क, अब मैं इसे बोल दिया तो शायद ये तरीका सही नहीं है, क्या आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे? ये तरीका सही है ना, तो बताना। इफ यू वर्क इन अ लार्ज एंड पॉपुलर कंपनी, ठीक है, आप एक बड़ी और पॉपुलर है जो कंपनी, मतलब चर्चित है, जानते हैं लोग, उसके लिए आप काम करते हैं, उसमें आप काम करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर? ऐसे में आप किसी से बात करेंगे तो वहां के बारे में कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं? क्या? टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनी नेम, नेम ऑफ वर्क प्लेस एलोन, बस काम का मतलब सिर्फ जगह के नाम बता देंगे, मैं दिल्ली काम करता हूं। देखिए आपकी नौकरी लग गई है किसी अच्छी कंपनी में जिसमें आपका मन करता था, ठीक है, जैसे आपका लग गया है यूपीपीसीएल बिजली विभाग में, आप रेलवे में लग गए हैं, ठीक है, आपकी नौकरी लग गई रेलवे में। अब आप किसी से मुलाकात करोगे तो आप क्या बताओगे? ये बताओगे कि दिल्ली में काम करता हूं, यानी रेलवे में दिल्ली में पोस्टिंग है, तो क्या बताओगे कि दिल्ली में, या फिर ये बताओगे रेलवे में, या सिर्फ जगह का नाम बता दोगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप ये भी बताओगे कि मैं लोको पायलट की नौकरी करता हूं रेलवे में। टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनी नेम, दोनों चीज आप बताओगे कि कौन सी नौकरी कर रहे हो और किस विभाग में कर रहे हो। ठीक है, कौन सी नौकरी कर रहे हो, किस विभाग में, तो ये सही तरीका है बताने का। ठीक है, तो 91 का ये सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी मत करो, अब 10 क्वेश्चन और है, 9 क्वेश्चन ये भी कर लो, है ना। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क? इसमें से कौन सा ऐसा है जो हम काम कर रहे हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इसमें से ऐसा क्या है जो अगर मैं बोलूं तो वो मेरे लिए कहेंगे वो पॉजिटिव चीज नहीं है। ठीक है, किसी, मैं अगर अपने काम के बारे में किसी से बात कर रहा हूं और बता रहा हूं, तो ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बताना चाहिए, जो पॉजिटिव चीज नहीं है? तो क्या है, मैं कहूं कि मुझे अपने काम में आनंद आता है, ये तो अच्छी चीज है। एक्साइटिंग चीज बता रहा हूं, रोमांचक है, अच्छा है, एक्साइटमेंट है, तो भी ठीक है। इंटरेस्टिंग है मेरा काम, वो भी ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि यार मेरा काम बोरिंग है, तो ये तो बेकार चीज हो गई ना। तो यही ये पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा क्या है जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव वर्ड कौन सा नहीं है? तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है, ये एक निगेटिव है। ये कोई बोर होना कोई अच्छी चीज नहीं है ना, ये निगेटिव है। ये मेरे नौकरी के बारे में, मेरे जॉब के बारे में क्या है, एक निगेटिव स्टेटमेंट है। चलिए, अ पर्सन हु वर्क्स विथ अस इज, कोई व्यक्ति जो मेरे साथ काम करता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, दोस्त तो साथ में घूमता फिरता पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो साथ में काम करते हैं ना उसको को वर्कर कहते हैं, COWOC, क्योंकि आप भी वर्क कर रहे हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं, तो को वर्कर कहते हैं। ठीक है, वो फैमिली नहीं है, वो कोई दोस्त नहीं, साथ में काम करने वाला को वर्कर। ओके, चलिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। नेक्स्ट है, रॉय इज आंसरिंग अ इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क प्लेस, ही वॉज नॉट हैप्पी विथ करेंट टीममेट्स, शुड ही स्पेसिफाई? देखिए, ये राय साहब हैं, ठीक है, अभी एक कंपनी ए में काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपने टीम के लोगों से, मतलब जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ खुश नहीं है। देखिए, मैं खुश नहीं लिख रहा हूँ, खुश नहीं है। अब आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं, कंपनी बी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अब इनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें वहां बताना चाहिए कि भाई मैं कंपनी ए में मैं अपने लोगों के साथ खुश नहीं हूं, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ के काम करने वाले बेकार हैं? नहीं, अगर आप ऐसा बताओगे वहां पे, तो बी वाला रखेगा ही नहीं, कहेगा तो वहां की बुराई कर रहा है, कल को मेरे को छोड़ के कहीं और जाएगा तो मेरी बुराई करेगा, है ना। तो यही चीज ये पूछ रहा है कि इनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। भले ही आप पहली नौकरी से खुश नहीं है, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी नौकरी खोजिए और अपनी कैपेबिलिटीज बताइए, अपनी क्वालिटीज बताइए, ये मत बताइए कि आप वहां खुश नहीं है। ठीक है, आंसर भी सही है, क्योंकि सामने वाला भी तो सोचेगा कि कल को ये मेरे साथ भी तो यही करेंगे। ठीक है, तो वही चीज। रेयान वांट टू स्पीक टू हर HR अबाउट हिज वर्क, अपने HR मैनेजर से रेयान जो है बात करना चाहते हैं अपने काम के बारे में। ही शुड स्पेसिफाई द नेम ऑफ हिज जॉब, प्लेस ऑफ वर्क एंड। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। रेयान वांट्स टू स्पीक टू हर HR अबाउट हिज वर्क,
रेहान एचआर मैनेजर से अपने काम के बारे में बताना चाहते हैं, और बताते समय वो अपनी नौकरी के बारे में, जहां काम करते हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं, और क्या उनको बताना चाहिए। अगर इनको और बताना, एचआर कौन सा एचआर है? एचआर है जब वो न्यू नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किए होंगे तो वहां का एचआर है जो इंटरव्यू ले रहा होगा नई कंपनी का। तो उस समय वो पुराने काम के बारे में जानना चाह रहा होगा, तो उस समय ये बता रहे हैं कि वो पहले इस कंपनी में इस नौकरी पर इस जगह काम कर रहे थे। और तो अपने दोस्तों का नाम बताने की जरूरत नहीं है, अपने सीनियर का नाम बताने की जरूरत नहीं है, और अपनी जरूरतों को भी बताने की जरूरत नहीं है। उनको अपनी कुछ जिम्मेदारियों की बातें जरूर बता सकते हैं कि इस नौकरी में मेरी जिम्मेदारी क्या क्या थी, यानी मैं क्या क्या करता था इस कंपनी के लिए। ठीक है, ये चीज और बता सकते हैं। ये पूछा था और क्या बता सकते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों के मतलब साथ में काम करने वाले साथी या अपने सीनियर वेंडर की बात बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब कॉल्स विल बी इन्फॉर्मेट। कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की जो जॉब कॉल आती है, यानी ज्वाइनिंग लेटर कह लीजिए, जो मोस्टली आती है किस फॉर्मेट में आती है? तो ज्यादातर अब धीरे धीरे तो मेल आने लगा है, लेकिन मोस्टली आज भी पेपर फॉर्मेट में आती हैं। घर पर स्पीड पोस्ट से ज्वाइनिंग लेटर आता है और उसी को माना जाता है ना, अच्छा खासा समय भी मिलता है 15-20 दिन का ज्वाइनिंग का। आज भी गवर्नमेंट जॉब में ये थोड़ा सिस्टम है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन लेटर एंड इंट्रोडक्शन लेटर इज। एक परिचय पत्र क्या है? देखिए, परिचय पत्र का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पर मतलब है कि अगर आप कहीं वैकेंसीज वगैरह के लिए अपना बायोडेटा वगैरह भेज रहे हैं, तो एक तो सिंपल तरीका होता है, जनरली हम लोग ITI जैसे तो हम लोग वही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब आपका प्रोफाइल बड़ा हो जाता है तो ऐसे में एक कवरिंग लेटर भी लगाते हैं। कवरिंग लेटर में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है आपका, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आपका नाम क्या है, एक शॉर्ट इंट्रो भी रहता है अलग से, कवरिंग लेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, इंट्रोडक्शन लेटर को कवर लेटर भी बोला जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेटर को कवर लेटर भी बोला जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। When you are, कई बार हम लोग भी जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ITI स्टूडेंट्स की लिस्ट वगैरह कहीं जमा करना होता है ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह ऑफिस में, तो एक लेटर होता है हमारा जो कॉलेज का लेटर होता है, उसमें हम लिखते हैं कि इस फाइल में क्या क्या चीजें अटैच करके आपके पास भेज रहे हैं, तो एक लेटर पर हम लिख के फ्रंट पे लगा देते हैं, तो वो कवर लेटर कहलाता है, कवरिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, कि अंदर आप क्या क्या भेज रहे हो उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख करके आप विषय लिख देते हैं कि इस काम के लिए ये चीजें आपको अटैच करके भेजा। ठीक है, तो वो कवर होता है। When you are interested in working for a company, जब आप एक कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, you will write a letter। आप कौन सा लेटर भेजते हैं? देखिए, कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं, हालांकि अभी वहां वैकेंसी है कि नहीं है ये आपको नहीं पता है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि वैकेंसी आई है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपको काम करना है और वो आपके प्रोफाइल से मैच करती है और आप सोच रहे हैं कि यहाँ मैं पता करता हूँ, तो ऐसे में क्या होता है, एक और लेटर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग लेटर। ठीक है, जिसमें हम अपना उस लेटर को भेजते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी डिटेल, अपनी स्किल को मेंशन करते हुए ये पूछते हैं कि आपके यहाँ, ये एक तरह से हम स्पीड पोस्ट और ऐसे भेजे या मेल से भेज सकते हैं कि मेरी ये प्रोफाइल है, मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए, क्या अगर कोई आपके यहाँ ऐसी संभावना या ऐसी कोई वैकेंसी है तो प्लीज रिवर्ट करें। ठीक है, ये होता है खुद से नौकरी तलाशना एक तरह से। वहां पर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी होती है आप डायरेक्ट अप्लाई करते, लेकिन आपको पता नहीं है, फिर भी आपको कंपनी पसंद है और आपकी प्रोफाइल मैच करती है, तो आप सोच रहे हैं कि चलो मैं एक बार यहाँ पे लेटर भेज के देखता हूं, तो उस लेटर को प्रोस्पेक्टिंग लेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर डी सही होगा, ये एप्लीकेशन लेटर, रेफरल और छुट्टी वाला नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिंग लेटर कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लताज अंकल वर्क इन कंपनी वेयर शी हैज अप्लाइड फॉर जॉब। देखिए अब यहाँ जुगाड़ इनका तगड़ा। लता जो है एक कंपनी में अप्लाई कर रही है, ठीक है, एक कंपनी में अप्लाई कर रही है, उसी कंपनी में इनके अंकल काम भी करते हैं। ठीक है, तो ही गिव्स हर अ लेटर। ठीक है, ही गिव्स हर एम्प्लॉय डिटेल टू हर, ही गिव्स हर एम्प्लॉय डिटेल टू हर, व्हाट टाइप ऑफ कवर लेटर विल लता राइट। ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो और वहां पर आपका कोई जान पहचान का है, ठीक है, तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि वहां पर रेफरेंस है,
जैसे एक होता है कि आप नौकरी कहीं नई नई जगह जा रहे हैं, एक फ्रेश कैंडिडेट तरह अप्लाई कर रहे हैं। एक तरीका होता है कि आपका कोई जान पहचान हो, लोग कहते हैं कोई रेफरेंस हो यार तो थोड़ी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तो वहां पर यही बात हो रही है कि उनके अंकल जो है वो किस प्रकार का लेटर देंगे, तो रिफरल लेटर देंगे। ठीक है, वो रिफरल लेटर देंगे। जो एचआर देखेगा कहेगा अच्छा ये इनके जानने वाले हैं, इस तरह से उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो वो रिफरल लेटर कहलाता है। ठीक है, क्या रिफरल लेटर। तो यहाँ पर 99 का आंसर क्या होगा, सी होगा, कि आपके जान पहचान कोई कंपनी में ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट है शिल्पा इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब ऑनलाइन। शिल्पा जो है ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। सी सेंड हर एप्लीकेशन बाई मेल, उन्होंने मेल से अपना आवेदन भेजा। What is she supposed to mention in subject line to make easy for employer to find? ठीक है, देखिए जनरली हम लोग मेल भेजते हैं तो आपको पता होगा मेल में सबसे पहला क्या देता है, टू में हम लोग ईमेल डालते हैं। मान लो HR@maruti हम लोग अपना कोई भेजना चाहते हैं .com। ठीक है, फिर क्या हो गया, यहाँ पर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होगा, उसके बाद नीचे हम लोग अपना बायोडेटा अटैच कर देंगे। क्या होगा, अपना रिज्यूम अटैच कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में इनको लिखना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपना नाम भी लिख दें। इससे क्या होगा कि सामने वाले को ढूंढने में आसानी होगी। उसको तो ढेर सारी मेल आती होगी, तो मेल को ढूंढने में आसानी होगी। तो कैसे होगी, अगर वो अपना जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रही है वो जॉब पोजीशन और अपना नाम लिखे, तब उनको आवेदन उनका जो है ढूंढना कंपनी के लिए आसान होगा। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस मॉड्यूल के, इंग्लिश वाले मॉड्यूल के। जल्द मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट मॉड्यूल में। आज थोड़ी एनर्जी शायद आपको मेरी डाउन दिख रही होगी, थोड़ा है ऐसे ही, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोचेंगे थोड़ा एनर्जी को अप कर ले, है ना। बाकी आप लोग चाहें तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और मैं तो संभावना व्यक्त करूंगा ही कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी से तैयारी करें, अपना नाम रोशन करें। आपका नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा। धन्यवाद।